लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम ओलिगोपोली को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको एक डायग्राम दी गई थी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डायग्राम। वो ज़रा अपने सामने रखिए ताकि मैं डायग्राम चेक कर लूँ। जी मेरे भाई, आप दिखाइए डायग्राम। ठीक है, आपने दोनों मार्केट ए मार्केट बी पैरेलल बनाए। एक मार्केट में डिमांड इनइलास्टिक और दूसरी में इलास्टिक शो करवाई। लेकिन ये जो आपने बॉक्स बनाया गेन या लॉस वाले, इनमें फ़र्क थोड़ा है। तो अगर आप जब इनइलास्टिक डिमांड कर बनाए उसे थोड़ा ज़्यादा इनइलास्टिक कर देते और इलास्टिक डिमांड को थोड़ा और ज़्यादा इलास्टिक कर देते, तो फिर जो चेंज आता ना हमारा गेन या लॉस, वो क्लियर होता, वो बड़ा होता और हमें आसानी से अंदाज़ा हो जाता कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है। ये भी बहरहाल ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन अगर डायग्राम ज़्यादा क्लियर हो तो वो बेहतर होता है। एक नज़र देखने से ही पता चल जाता है कि गेन इज़ ग्रेटर देन लॉस। बाकी ठीक है, लेबलिंग वगैरह भी आपने की है, करेक्ट जी। जी इसके अलावा आप दिखाइए, आपने बनाइए डायग्राम, दिखाइए जी। मार्केट ए मार्केट बी, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कर्व इलास्टिक है, इनइलास्टिक। देखें, आपने जब शो करना है तो जो ओरिजिनल प्राइस है वो दोनों लेवल पे सेम होनी चाहिए। यानी फर्ज कीजिए अगर हमने दो डायग्राम बनाई, एक ये और एक ये, ओरिजिनल प्राइस जो है अगर हमने डिसाइड की ये मार्केट ए में, ये मार्केट बी है, तो इसका मतलब ये हुआ मार्केट ए में अगर ओरिजिनल प्राइस ये है तो मार्केट बी में भी इसी लेवल पे होनी चाहिए, पी नॉट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पी नॉट, यहाँ पे देखेंगे डिमांड फॉर एग्जांपल इनइलास्टिक है, यहाँ पे इलास्टिक है, यहाँ पे इनइलास्टिक में प्राइस को इंक्रीज कर दिया P1, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज करेंगे P1। ऐसे नहीं कर सकते कि इधर तो P नॉट P1 ये है और यहाँ पे आप P नॉट ऊपर कर दें, ये P नॉट कर दें और ये P1 कर दें। ऐसे नहीं करना, ये समझ आ रही है आपको? यानी P नॉट इसके पैरेलल P नॉट बनाइए। ठीक है, कि हम ये बता रहे हैं अगर पहले कंसेप्ट ऑलरेडी अगर आप P नॉट ऊपर ले जाते हैं, इसका मतलब है ऑलरेडी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। एक मार्केट में प्राइस कम है, दूसरी में ज्यादा है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कंपैरिजन तो करेंगे। अगर हम सेम रखें प्राइस तो टोटल रेवेन्यू क्या है, और इसके बाद अगर एक में प्राइस ज्यादा दूसरी में कम कर दें तो फिर टोटल रेवेन्यू पे इम्पैक्ट क्या होगा। असल में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यही है। बाकी आपकी डायग्राम ठीक है, बाकी उसमें कोई इशू नहीं है कंसेप्चुअली। जी चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 36, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अंडरलाइन कीजिए बाय ए मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट को अंडरलाइन कीजिए विद द हेल्प ऑफ एन एप्रोप्रिएट डायग्राम, एन को अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, ये ICAP के क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन है, ये अंडरलाइनिंग कर लिया आपने। अब मुझे बताइए क्या इसमें कहीं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, प्राइस डिफरेंस का जिक्र कर रहा है? जिक्र कर रहा है? किधर कर रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। एक्सप्लेन, मैं फिर पढ़ देता हूं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय अ मोनोपोलिस्ट विद द हेल्प ऑफ एन एप्रोप्रिएट डायग्राम। नहीं भैया, अभी भी मुझे प्राइस का कहीं जिक्र नजर नहीं आ रहा। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्वेश्चन नहीं है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्वेश्चन नहीं, ये चीज समझ आ गई। डायग्राम कितनी बनानी है? एक। अच्छा, कह रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट किसको कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट को।
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अंडरलाइन कर लें। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहे, प्राइस आउटपुट डिसीजन कहे या इक्विलिब्रियम कहे, वो एक ही बात है। ठीक, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट किसका? मोनोपोलिस्ट का। मोनोपोलिस्ट किसको कहते हैं? मोनोपोली वाले को कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली फर्म को? मोनोपोली वाली फर्म को। तो क्वेश्चन क्या बना? मोनोपोली वाली फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट बताइए एक डायग्राम के जरिए। तो बताइए एक डायग्राम कब बनती है, लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में? लॉन्ग रन में बनती है ना। तो हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बताएं। जब क्वेश्चन में मेंशन उसने ना किया हो कि इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन है, तो हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बनाते हैं। तो एक डायग्राम तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में बनती है। कौन सी बनाएंगे? सुपर नॉर्मल, सब नॉर्मल या के नॉर्मल? क्योंकि मोनोपोलिस्ट लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। जी, ये बात समझ आ गई? और कोई क्वेश्चन? सर वो आपने कहा था कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो फर्म करती है ना, उसमें मोनोपोली पावर होती है। सर आपने पोस्टपेड और प्रीपेड की एग्जांपल दी थी, उसमें मोनोपोली पावर। भैया आपने कल भी यही क्वेश्चन किया था। मैं, हाँ जी, मैंने किसी वजह से जवाब नहीं दिया था ना मेरे भाई। ठीक है, इसको छोड़ दें। हमने असल में अपने सिलेबस के अंदर रहना, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। हमने अपने सिलेबस के अंदर रहना होता है। आपके जहन में क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टीचर को आंसर करते वक्त ये देखना होता है कि क्वेश्चन आपका विद इन द सिलेबस है कि नहीं। प्लस दूसरी चीज़ ये भी, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर देने से ऑलरेडी जो कंसेप्ट बिल्ड किए होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो आप कह रहे हैं कॉर्लेट्स वाली एग्जांपल जो है, वो हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कंटेक्स्ट में एग्जांपल दे रहे हैं कि जो मैं प्रीपेड और पोस्टपेड की एग्जांपल दे थे कि सर्विसेज एक है, प्राइसेस डिफरेंट चार्ज हो रही हैं। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सर लेकिन वो मोनोपोली तो नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज जो हैं वो टेलीकॉम सेक्टर में ऑपरेट कर रही हैं। तो बात इनकी ठीक है, वो मोनोपोली की एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल मैं किसकी? मैं मोनोपोली की एग्जाम्पल दे भी नहीं रहा था, मैं एग्जाम्पल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की दे रहा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट क्या है कि सेम गुड डिफरेंट कंज्यूमर को डिफरेंट प्राइस में चार्ज करना। ठीक है जी। जी, और कोई क्वेश्चन? जी, कोई क्वेश्चन नहीं जी। ये आपको जो 5 रुपए के क्वेश्चन है ये सारे क्लियर हो गए। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 12, ओलिगोपोली। ये ओलिगोपोली कौन सी फर्म है? ये हमारी ऐसी फर्म है जो कि, देखें कंसेप्ट को जहन में रखिए, जब हमने फर्म्स के बारे में, फर्म इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने आपको ये सिखाया कि जो किसी भी फर्म का जो टोटल टाइप्स ऑफ फर्म होती हैं उन्हें दो तरह से, दो ब्रॉड वे में क्लासीफाई किया जाता है, परफेक्ट कंपटीशन की फर्म और इम्परफेक्ट कंपटीशन की फर्म। और इम्परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म की आगे 3 टाइप्स हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और मोनोपोली, तरतीब से अगर चले। लेकिन ओलिगोपोली थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, इसलिए इसको मैंने एंड पे, साइड पे रख लिया और पहले आपको कंपैरिजन के लिए परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली का कंसेप्ट करवाया। परफेक्ट कंपटीशन एक एक्सट्रीम थी, मोनोपोली दूसरी एक्सट्रीम है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो इन दोनों के दरमियान वाली सिचुएशन है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा परफेक्ट कंपटीशन का भी एलिमेंट थोड़ा सा समझ लीजिए मोनोपोली, इसलिए उसका नाम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पड़ा। अब दोनों की दरमियानी सिचुएशन है। अब हम जो कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो ओलिगोपोली है। तो ओलिगोपोली है क्या? बेसिकली डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। वो कहता है ओलिगोपोली, आज क्या पढ़ेंगे ओलिगोपोली, कंसेप्ट हमारा कंप्लीट नहीं होगा ओलिगोपोली से रिलेटेड। ठीक है, इसमें कुछ कंसेप्ट रह जाएंगे, वो इंशाल्लाह हम कल 2 कंसेप्ट रह जाएंगे, वो कल के लेक्चर में कवर करेंगे। आज हमने क्या कवर करना है, एक डेफिनेशन ओलिगोपोली के, फिर उसके बाद फीचर्स, और एज यूजुअल आपको पता है फीचर्स के बाद हम स्टडी करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जो कि बेसिकली फीचर से ही डिराइव किए जाते हैं। यानी अगर फीचर्स आपने अच्छे तरीके से समझे हों तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं, ये इनडायरेक्टली फीचर से रिलेट हो रहे होते हैं। असल चीज़ होती है डेफिनेशन को समझना और फीचर्स को समझना।
स्टार्ट करें जी ओलिगोपोली। चलिए सबसे पहले वो कह रहा है डेफिनेशन में ओलिगोपोली क्या है। कह रहा है ओलिगोपोली ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है, ऐसी मार्केट को कहते हैं जिसमें आ फ्यू का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा नहीं, क्या एक नहीं, चंद एक। आ फ्यू का मतलब चंद एक हो, जैसे 5, 7, 8, 10। आ फ्यू लार्ज सेलर्स आ फ्यू हैं, लेकिन चंद एक पूरी मार्केट को सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली वो कोई बड़े ही होंगे। अगर एक मार्केट को फॉर एग्जांपल 5 सेलर सप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो सारे बड़े, एक 20% सप्लाई कर रहा होगा, एक हो सकता है 25% कर रहा हो, एक 15% कर रहा हो, एक 30%, एक 10%, वो सारे बड़े ही सेलर्स होंगे। तो ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ सेलर्स कितने होते हैं? आ फ्यू, चंद एक। छोटे छोटे होते हैं या बड़े होते हैं? लार्ज। परफेक्ट कंपटीशन के साथ कंपेयर करें, उसमें कितने थे? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लेकिन वो स्मॉल फर्म्स होते थे। यहां पे फर्म लार्ज हैं और सेलर्स की तादाद कम है, आ फ्यू, चंद एक है। फिर कह रहे हैं जो गुड्स होती है वो सब्स्टिट्यूट गुड होती है इनकी। ये जो गुड सेल कर रहे होते हैं ये सब्स्टिट्यूट होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में तो बिल्कुल एक जैसी थी ना, होमोजेनस, वो तो उसे कहते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। मोनोपोली में आपको पता है यूनिक होती है, एक ही प्रोडक्ट होती है, उस जैसी और की प्रोडक्ट होती नहीं। तो ओलिगोपोली में प्रोडक्ट क्या है? सब्स्टिट्यूट। यानी मार्केट में 5 सेलर्स हैं, कस्टमर एक सेलर से भी चीज खरीद सकता है, दूसरे सेलर से भी चीज खरीद सकता है। दोनों चीजें कौन सी हो गई? सब्स्टिट्यूट। फिर इसके बाद कह रहा है इंटरडिपेंडेंट। फर्म एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती है। फर्म एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट। अच्छा, इंटरडिपेंडेंट किस लिए होते हैं भला? अपनी प्राइस आउटपुट डिसीजन के लिए। यानी फर्म ने जब प्राइस रखनी होती है वो दूसरी फर्म्स को देखती है ओलिगोपोली में। और नॉर्मली कह रहे हैं मेंबर्स सेलर्स की तादाद कितनी होती है? 2 से ज्यादा और 20 से कम, यानी कि तकरीबन 3 से 20। जो 2 फर्म होती है ना जब किसी मार्केट में, उसको एक स्पेशल नेम दिया जाता है डुओपोली, DUOPOLY, डुओपोली। बस नाम की हद तक हमारे सिलेबस में है। डुओपोली का मतलब क्या है? 2 फर्म होना। एक फर्म है मोनोपोली, 2 है डुओपोली। 2 से ज्यादा, 20 से कम ओलिगोपोली, 20 से भी ज्यादा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और फिर बहुत ही ज्यादा परफेक्ट कंपटीशन। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल सुन लीजिए। एयरलाइन मार्केट। अब मुझे बताइए पाकिस्तान किसी भी कंट्री में एग्जाम्पल ले लीजिए, एयरलाइंस बहुत ज्यादा नहीं होती, और ना ये होता है कि जी एक एयरलाइन होगी। पाकिस्तान में भी बहुत सी हैं, PIA भी है, शाहीन एयरलाइन, इत्तेहाद, रिवेज, एयर ब्लू और दूसरे भी। जी बिल्कुल। तो एग्री करते हैं कि एयरलाइन मार्केट जो है ये ओलिगोपोली, मोनोपोली नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन भी नहीं है। अब देखिए क्या इनकी प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट होती है? बिल्कुल। आपने एक जगह दूसरी जगह जाना है तो तकरीबन एक जैसे ही है सिस्टम दोनों में। मोबाइल कंपनीज, ये भी ओलिगोपोली। भाई ने अभी वो एग्जांपल जो है वो अच्छा क्वेश्चन रेज किया। उन्होंने कहा सर मोबाइल कंपनीज तो बहुत सी होती है। बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान में कितने मोबाइल कंपनीज हैं? हाँ 4-5 है, मतलब 2 से 1 तो नहीं है, 2 भी नहीं है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, फर्म के हवाले से बात करें, तो हम कहेंगे ये ओलिगोपोली मार्केट है मोबाइल कंपनीज। लेकिन अगर उनकी प्रोडक्ट के लिहाज से बात करें तो वो जो एक ही प्रोडक्ट एक कस्टमर को हाई रेट पे एक को लो पे कर रहे हैं, तो ये कौन सी एग्जाम्पल? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की एग्जाम्पल। तो ये मोबाइल कंपनीज बेसिकली कौन से मार्केट स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल है? ओलिगोपोली की। फिर इसके बाद ऑयल एंड गोल्ड मार्केट। ऑयल एंड गोल्ड, चले गोल्ड मार्केट तो शायद आपको प्रैक्टिकली इसकी एग्जांपल ना, लेकिन आपने नाम सुना होगा ऑयल मार्केट में ओपेक का। ओपेक, OPEC, ओपेक का नाम सुना है कभी? ऑयल पंप नहीं भाई, ऑयल शायद ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। ठीक, कंपनीज नहीं, कंट्रीज हैं। कंट्रीज हैं ये, इसमें बड़ी कंट्रीज है ईरान, इराक,
सऊदी अरब, कुवैत, हाँ जी कुवैत, और वेनेजुएला भी है। बहरहाल कुछ और भी कंट्रीज हैं, आप कुछ और भी कंट्री शामिल हो। ओपेक जो है ये तकरीबन 17-18 कंट्रीज हैं जो मिल के पूरी दुनिया में 75% के करीब पेट्रोल सप्लाई करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, हाँ शायद ये नाम है। तो ये 17-18 कंट्रीज हैं जो कि पूरी दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं। तकरीबन 75% के करीब पूरी दुनिया की टोटल ये कंट्रीज कंट्रोल कर। तो ये एक एग्जांपल है। जो ऑयल एंड गोल्ड मार्केट्स होती हैं ये भी हमारी ओलिगोपोली की एग्जांपल्स हैं। और फिर बिग फोर फर्म्स इन अकाउंटेंसी, आपने बिग फोर फर्म का नाम सुना है? हाँ, तो वो भी पूरी दुनिया में तकरीबन 70% के करीब जो कॉर्पोरेट लेवल का बिजनेस है बिग फोर फर्म ने संभाला हुआ है। या अगर बिग फोर फर्म का नाम नहीं सुना तो उसको छोड़ें, आप देखें जिस शहर में आप पढ़ रहे हैं क्या बताइए लाहौर में सीए की क्वालिफिकेशन जो प्रोवाइड करें, क्या बहुत से कॉलेजेस हैं? नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक तो नहीं है। क्या एक ही कॉलेज है? मोनोपोली भी नहीं है। क्या 2 ही कॉलेज है? डुओपोली भी नहीं है। तो फिर 4, 5, 6, 7 हैं। तो फिर हाँ, ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? अब देखें प्रोडक्ट जो ये सप्लाई कर रहे हैं, खुद बताइए जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं क्या सब्स्टिट्यूट है? बिल्कुल, सब्जेक्ट सिलेबस तो वही पढ़ा, सारे कॉलेजेस वही सिलेबस पढ़ा रहे हैं। जो एक कॉलेज आई कैप का सिलेबस पढ़ा रहा है, दूसरा कॉलेज भी आई कैप का सिलेबस पढ़ा रहा होगा, ठीक है। लेकिन क्या हर फर्म, यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर की एग्जांपल है, हर फर्म अपनी जब प्राइस रख रही होती है कि हमने इस कोर्स की सिलेबस की फीस क्या रखनी है, खुद बताइए क्या वो इंडिपेंडेंटली फीस रखती है कि ये भी देखती है दाएं बाएं बाजू वाले जो कॉलेज है उन्होंने क्या फीस रखी हुई है? बिल्कुल देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट गुड है, स्टूडेंट इधर से उधर हो सकता है। तो ये जो अकाउंटेंसी एजुकेशन सेक्टर है इसमें भी ओलिगोपोली की एग्जांपल है। ओलिगोपोली समझ आया कुछ? चले, लेकिन अभी कंप्लीट कंसेप्ट नहीं बना। कंप्लीट कंसेप्ट कब बनेगा? जब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे। डायग्राम भी सही बात कर रहे हैं वो, लेकिन डायग्राम जब आएगी तब पढ़ेंगे ना। अभी डेफिनेशन में और फीचर्स में डायग्राम नहीं है, तो अभी कोशिश करेंगे हम डायग्राम के बगैर ही हमें फीचर समझ आ जाए। अच्छा सुने, फीचर समझना ध्यान से। फ्यू लार्ज सेलर्स, ये समझ आती है? अ फ्यू लार्ज सेलर, चंद एक सेलर्स हैं लेकिन बड़े बड़े सेलर्स हैं, यानी साइज ऑफ फर्म ज्यादा है। इसको हम कहते हैं हाई कंसंट्रेशन, यानी जब मार्केट का 70-80% पोर्शन 3, 4, 5 फर्म्स ने कैप्चर किया हो, हम कहते हैं हाई कंसंट्रेशन है। हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि टोटल मार्केट का 70, 80, 90% जो शेयर है 4-5 फर्म्स के पास है, ठीक है। इसे कहते हैं हाई कंसंट्रेशन। फ्यू लार्ज सेलर्स है। बाकी हो सकता है कोई छोटे मोटे भी हो ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उनके पास शेयर्स ना होने के बराबर होगा, थोड़ा सा होगा। तो यहां पे हाई कंसंट्रेशन है। फिर प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट्स सब्स्टिट्यूट। अच्छा, इसमें लेकिन ये प्रोडक्ट होमोजेनस भी हो सकती है, डिफरेंशिएटेड भी हो सकती है। ये कंसेप्ट समझने वाली बात है। होमोजेनस भी हो सकती हैं और डिफरेंशिएटेड भी हो सकती हैं। आप मुझे बताइए, ये जो ओपेक से ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, नॉर्मली अगर तो वो प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि मिनरल रिसोर्सेज वगैरह, तो वो होमोजेनस होती हैं। जैसे ऑयल, आपको पता है एक मुल्क से जो ऑयल निकलेगा दूसरे मुल्क से निकलेगा वो एक जैसा ही होगा, ठीक है। ऑयल, कॉपर, जिंक, स्टील वगैरह ये जो मादनियात निकलती है ये नॉर्मली एक जैसी होती हैं। तो ये हो गए एग्जाम्पल होमोजेनस की। और अगर आप खुद से मैन्युफैक्चरिंग करें, जैसे कार, अब बताइए कार वाली एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं, हाँ भाई कार मेकर्स जो है ये भी तो एग्जाम्पल है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में पाकिस्तान में कितनी कंपनीज है जो कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं? क्या वो एक है? नहीं, ज्यादा है। कौन कौन सी? होंडा भी है, टोयोटा भी, सुजुकी भी, ठीक है। चलिए, तो एग्री करते हैं कार मेकर जो है ये ओलिगोपोली है, डुओपोली या मोनोपोली तो नहीं है।
अच्छा, तो इसमें लेकिन डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स अगर कोई बना रही है ओलिगोपोली में, वो भी डिफरेंशिएटेड होते हैं। तो प्रोडक्ट्स ओलिगोपोली में प्रोडक्ट्स कौन सी होती है, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट। ये ज़हन में रखिएगा, एक कंसेप्ट मैंने आगे चल के यूज करना है कि प्रोडक्ट्स ओलिगोपोली में प्रोडक्ट्स एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होती हैं और कस्टमर एक फर्म से दूसरी फर्म पर शिफ्ट कर सकता है। ये एक मेन कंसेप्ट है ओलिगोपोली का, प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट है, इसीलिए कस्टमर एक फर्म से दूसरी फर्म को शिफ्ट कर सकता है। फिर कार्टेल और प्राइस वार, ये दोनों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इसलिए मैं इनको एक छोटी सी डायग्राम के जरिए से एक्सप्लेन, डायग्राम कह लें या फ्लो चार्ट कह लें छोटा सा, उसके जरिए से एक्सप्लेन करता हूं। ये जो ओलिगोपोली की फर्म होती है, ओलिगोपोली, बल्कि एक छोटी सी रियल लाइफ एग्जांपल से आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। जब मैं छोटा था, स्टूडेंट था, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता हूँ, मुझे वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक था। घर से कभी कभार खिंचाई भी होती थी, हाँ वो चीची मिची, बिल्कुल हाँ चीची मिची भी थी, और वो भी स्ट्रीट फाइटर नहीं चीज, हाँ वो चीची मिची, स्नो ब्रदर्स को कहते, हाँ स्नो ब्रदर्स को। एक स्ट्रीट फाइटर भी होते थे, हाँ वो हदूगिन वाले, हाँ। अच्छा, तो घर के पास एक दो दफा गया, मैं पकड़ा गया। फिर मैंने क्या सोचा, मैंने कहा नहीं, घर से दूर जो है ना, वो आगे चल के वो तकरीबन 10-12 मिनट चलना पड़ता था। वहां पे आमने सामने 2 वीडियो गेम्स की दुकानें थी, मैं वहां जाया करता था। एक दफा जब मैं गया गेम्स खेलने के लिए, तो मैं हैरान, ये एग्जांपल मैंने पहले आपके साथ शेयर की है। अच्छा, मैं हैरान रह गया। मैंने क्या देखा कि उसने 1 रुपए का एक टोकन होता था, वो टोकन डाले गेम में, आपको पता, जानते ही होंगे, तो फिर गेम चलते थे। तो उसने लिखा हुआ 1 रुपए के 2 टोकन लेफ्ट साइड वाले ने, और वहां पे रश ही रश है, और सामने वाली जो दुकान थी उसके ऊपर कोई गया ही नहीं। हालांकि गेम्स तकरीबन एक जैसी थी उनकी, वो बिल्कुल सुनसान। अब जाहिर है, जहां पे 1 रुपए के 2 टोकन हो और वहां पे 1 रुपए का 1 टोकन हो, 1 रुपए का टोकन कौन लेगा? वो स्टूडेंट थे वैसे भी हम तो। अच्छा, फिर उसके बाद उस दिन तो मैं 1 घंटा खड़ा होता था, मैं 2-2.5 घंटे के बाद घर गया। उसके अगले दिन मैंने देखा तो राइट साइड वाली जो दुकान थी उस पर लिखा हुआ था 1 रुपए के 3 टोकन। याशी हो गई, वो 1 रुपए, उस दर रश, खड़े होने की जगह भी नहीं थे, इतना रश। उसके बाद फिर अगले दिन मैंने देखा तो लेफ्ट साइड वाले ने क्या लिखा हुआ, नहीं 1 रुपए के 4 नहीं लिखा, देखा 1 रुपए के 3 आज खरीदेंगे, कल 4 मिलेंगे, कल 4 मिलेंगे। अच्छा, वो तकरीबन हफ्ता 10-12 दिन जो है ना, वो खूब सारे कंज्यूमर की याशी लग गई। बाद में शायद उनको बिल आया होगा और उन्होंने अंदाजा किया होगा हमारा रेवेन्यू उतना नहीं जितनी कॉस्ट हो गई है। तो दोनों ने शायद मिलकर फैसला किया हो, नहीं आज के बाद हमने ऐसा काम नहीं करना, 1 रुपए का 1 टोकन ना बेचो, वही हम बेचेंगे, ये तो हमारे कंज्यूमर को फायदा हो रहा है और हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो 1 रुपए का 1 टोकन शुरू हो गया। अब देखें, ये एग्जाम्पल एक तरह से चूंकि मोनोपोली नहीं है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं ओलिगोपोली की एग्जाम्पल। याद रखें, ओलिगोपोली में जो फर्म्स होती हैं उनके पास बेसिक 2 ऑप्शंस होती हैं। पहली ऑप्शन ये, या तो आपस में मिलके एक एग्रीमेंट कर लें कि मार्केट को कैसे चलाना है, प्राइस क्या रखनी है, आउटपुट क्या रखनी है, एग्रीमेंट, या एक दूसरे से लड़ झगड़ के कंपटीशन के जरिए से मार्केट में बिजनेस करें। 2 बड़ी ऑप्शंस होती हैं ओलिगोपोली के पास। अगर तो वो आपस में मिलके कोई एग्रीमेंट कर लें, ओके, मिलजुल के बिजनेस करना है, हम मिलके डिसाइड कर लेते हैं कि प्राइस क्या रखेंगे, आउटपुट क्या होगी, तो इसको हम कहते हैं कोलूसिव ओलिगोपोली, COLLUSIVE, कोलूसिव ओलिगोपोली। और अगर कोलूसिव निकला कोलूजन से, नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है कोलूजन का वर्ड। एक होता है यूनियन का वर्ड, यूनियन और कोलूजन दोनों का मतलब होता है मिलजुल के काम करना, लेकिन यूनियन का वर्ड यूज होता है पॉजिटिव सेंस में, कोलूजन का वर्ड होता है नेगेटिव सेंस। अगर कोई लोग मिलजुल के फ्रॉड करने की प्लानिंग करे, उसे हम यूनियन नहीं कहेंगे, कोलूजन कहेंगे। तो कोलूसिव ओलिगोपोली
और दूसरी एग्जाम्पल है नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली। कोलूसिव ओलिगोपोली का मतलब क्या होगा कि जो ओलिगोपोली वाली फर्म्स है इन्होंने मिल के आपस में डिसाइड कर लिया है कि प्राइस क्या होगी, आउटपुट क्या होगी, आपस में एक दूसरे से कंपीट नहीं करेंगे। और नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली में उन्होंने आपस में एक दूसरे कोई एग्रीमेंट नहीं, कंपीट कर रहे हैं। और इसमें जाहिर है कोलूसिव ओलिगोपोली में क्या होता है, जब वो मिल के एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमारी प्राइस ये होगी, हर एक कंपनी जो एग्रीमेंट का हिस्सा है उसका आउटपुट ये होगी, तो इस एग्रीमेंट को इसको हम कहते हैं फर्म्स ने आपस में कार्टेल बना लिया। क्या बना लिया? कार्टेल भी कहते हैं इसे, प्राइस कार्टेल भी कहते हैं, कि इन्होंने मिलकर डिसाइड कर लिया प्राइस इतनी होगी, इससे कम कोई नहीं बेचेगा। और अगर नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली हो तो इसमें फिर कार्टेल तो नहीं बनता, बल्कि क्या शुरू हो जाता है? प्राइस वार। अच्छा आप देखिए, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, बताइए ये कोलूसिव ओलिगोपोली की एग्जांपल थी जब 1 रुपए के 2 टोकन 1 रुपए के 3 टोकन शुरू, या नॉन कोलूसिव की? नॉन कोलूसिव। और उनकी आपस में प्राइस वार छिड़ गई। प्राइस वार का मतलब क्या होता है? एक, क्योंकि प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो जब प्राइस एक फर्म डिक्रीज करती है कंज्यूमर उसकी तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, और फिर प्राइस जब देखते हैं दूसरी फर्म के कंज्यूमर तो उस तरफ शिफ्ट कर गए, तो वो जाहिर है मुंह थोड़ी देखती रहेगी, वो अपनी प्राइस डिक्रीज कर देगी कंज्यूमर वापस अट्रैक्ट करने के लिए। ये प्राइस वार छिड़ती रहेगी। इसमें नुकसान किसका होता है भला? दोनों फर्म्स का। और फायदा किसका होता है? कंज्यूमर का। लेकिन अगर दोनों फर्म्स एंड पे जब उन्होंने सबक सीखा यार ये तो हमारे लिए नुकसानदेह है, तो फिर मिल गए। ये कौन सी एग्जांपल थी? कोलूसिव ओलिगोपोली। अब कोलूसिव ओलिगोपोली के जरिए से जब वो मिल गए तो हम क्या कहेंगे? अब इन्होंने क्या बना लिया? कार्टेल, प्राइस कार्टेल। प्राइस कार्टेल में क्या करते हैं? एग्रीमेंट हो जाता है। एग्रीमेंट नॉर्मली याद रखें रिटन फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि रिटन फॉर्म में ये इसमें देखिए कंज्यूमर का नुकसान है, इसमें प्रोड्यूसर का फायदा है कंज्यूमर का। अक्सर मुल्कों की गवर्नमेंट ये कहती है कि ओलिगोपोली फर्म्स का आपस में कार्टेल बनाना इलीगल है। वो प्रमोट करते हैं कंपटीशन को, कहता है ये तो फर्म ने आपस में मिलके कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अच्छा अब चूंकि इलीगल है, एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होगा, फर्म फंस जाएंगी, इनके जो डायरेक्टर वगैरह उनको जेल में डाल देंगे कि आप इलीगल एग्रीमेंट करते हैं। इसीलिए एग्रीमेंट करने से ये बाज नहीं आते, लेकिन वो एग्रीमेंट नॉर्मली रिटन फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो कार्टेल और प्राइस वार में फर्क समझ आया? कोलूसिव ओलिगोपोली, नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली में फर्क समझ आया? अब वापस आते हैं फीचर्स की तरफ। वो कहता है फीचर क्या है? ओलिगोपोली में प्राइस वार भी हो सकती है, ओलिगोपोली में कार्टेल भी बन सकता है, लेकिन कार्टेल कहां बनेगा? कोलूसिव ओलिगोपोली में। प्राइस वार कहां पे होगी? ये अब समझ आया आपको कार्टेल और प्राइस वार की कंसेप्ट। आगे चलते हैं। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व ये नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली में होता है। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, ये इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व वाला कंसेप्ट रिलेट कर रहा होता है हमारा इंटरडिपेंडेंस से। इंटरडिपेंडेंस से कि हाँ, डेफिनेशन में इंटरडिपेंडेंस के ओलिगोपोली की फर्म इंटरडिपेंडेंट होती है, यानी अपने फैसले एक दूसरे को देख के करेंगी प्राइसिंग वाले, लेकिन इसका डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेट होता है। अच्छा, इस कंसेप्ट को हमने डायग्राम के जरिए से एक्सप्लेन करना है कल, लेकिन मैं कोशिश करता हूं अभी, अगर कंसेप्ट समझ आ गया अच्छी बात है, कल का लेक्चर भी इसका मतलब समझे कि हमने आधा समझ लिया। लेकिन अगर समझ में नहीं आता परेशान नहीं होना, कल फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट क्या समझाने जा रहा हूं, क्योंकि आपको डायग्राम हो तो जरा हेल्प हो जाती है, आसानी से कंसेप्ट समझ आ जाता है। डायग्राम के बगैर थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन आज चूंकि मैं डायग्राम हमारे लेक्चर का ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो बना के वो दूसरी साइड में नहीं आपको लेना चाहता। सुन ले, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व है क्या? नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली। एग्जाम्पल है, फर्ज कीजिए हम इस कॉलेज में बैठे हैं, कॉलेज ए, साथ एक दूसरा कॉलेज है, कॉलेज बी, ओलिगोपोली फर्म है।
दोनों सीए की क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर तो कॉलेज है सीए की क्वालिफिकेशन, दूसरा कॉलेज एमबीए की क्वालिफिकेशन है, तो वो ओलिगोपोली की फॉर्म नहीं है, वो सब्स्टिट्यूट गुड तो नहीं है। दोनों कॉलेज सीए की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ओलिगोपोली फॉर्म 2-4 और भी है, लेकिन एग्जाम्पल में फोकस करना है इन दो के ऊपर। इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या है? एक दूसरे को देख के प्राइस डिसाइड करते हैं। अब जरा खुद सोचिएगा, कॉलेज ए ने अपनी प्राइस कम की, कॉलेज बी क्या करेगा? कम कर देगा। मैच किया, ये समझ आया इंटरडिपेंडेंट। अब सुनिए, कॉलेज ए ने अपनी प्राइस बढ़ा दी, बी क्या करेगा? कितने स्टूडेंट का हेला प्राइस बढ़ा देगा? कितनों का हेला प्राइस वही रखेगा? वो प्राइस वही रखेगा। यानी जो कंपेटिटर्स होते हैं वो प्राइस डिक्रीज को तो मैच करते हैं, अब प्राइस इंक्रीज को मैच नहीं करते ओलिगोपोली में। क्यों? प्राइस डिक्रीज में उनका कंसेप्ट क्या होता है कि प्राइस डिक्रीज की, हम भी अगर डिक्रीज नहीं करेंगे ना, कंज्यूमर उधर शिफ्ट कर जाएगा, हमें भी डिक्रीज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक फर्म प्राइस इंक्रीज कर दे, इसको वो मैच नहीं करते, फॉलो नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है, अच्छा किया प्राइस बढ़ाई, कंज्यूमर अब ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको, ये है इंटरडिपेंडेंट। कहते हैं इंटरडिपेंडेंट में एक सेट पैटर्न नहीं होता फॉलो करने का। प्राइस डिक्रीज को तो मैच किया जाता है, प्राइस इंक्रीज को मैच नहीं किया जाता। इसीलिए हम कहते हैं इसका ओलिगोपोली फर्म का डिमांड कर इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब है कंफर्म नहीं कर सकते कि किस तरह की शेप होगी, क्योंकि एक फर्म, क्योंकि डिमांड कर्व ही आपको पता है एवरेज रेवेन्यू कर्व भी होता है, वही प्राइस कर्व भी होता है। तो यहां पे डिमांड कर्व के साथ समझने के लिए लिखें इज इक्वल टू प्राइस कर्व। भाई डिमांड कर्व ही एवरेज रेवेन्यू और प्राइस कर्व होता है ना, पढ़ा है कि नहीं हमने? तो कहता है इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व का मतलब क्या है? ओलिगोपोली फर्म जी की जो प्राइस कर्व होगा, एवरेज रेवेन्यू कर्व होगा, वो कोई कंफर्म शेप नहीं होगी, वो अपनी शेप को चेंज करेगा। देखें ये एक सिंबल, ये इनडिटर्मिनेट डिमांड, ये एवरेज परफेक्ट कंपटीशन का एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू डिमांड, एक ही शेप है, डिफरेंट तो नहीं हो रही, ये एक ही शेप है एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, या मोनो चेंज तो नहीं हो रही, इनडिटर्मिनेट तो नहीं है। ये बताएं, ये क्या एक ही है? इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट, जो अपने एंगल को चेंज करे। और ये क्यों चेंज करती है? क्योंकि ओलिगोपोली वाली फर्म प्राइस इंटरडिपेंडेंट है, दूसरी फर्म को देखेगी। इंटरडिपेंडेंट का कंसेप्ट तो समझ आ गया। अब इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व का कंसेप्ट सुने। मैं दूसरी फर्म को देख के प्राइसिंग डिसीजन करती है, लेकिन दूसरी डिसीजन कैसे? दूसरी फर्म प्राइस डिक्रीज करेगी, ये भी करती है डिक्रीज, लेकिन दूसरी फर्म प्राइस इंक्रीज करेगी, ये फर्म प्राइस इंक्रीज नहीं करेगी। इसीलिए हम कहते हैं इसका डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेट है। प्राइस इंक्रीज के केस में कुछ और, प्राइस डिक्रीज के केस में कुछ और। जबकि बाकी फर्म में परफेक्ट कंपटीशन में देख लें, उसमें एक ही कर्व जाता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, मोनोपोली में देख लें, एक ही आता है डाउनवर्ड। ओलिगोपोली में सिर्फ वो चेंज करता है शेप। इसे कहते हैं इनडिटर्मिनेट। और एग्जांपल मैंने आपको बता दें कि प्राइस डिक्रीज को मैच करते हैं, प्राइस इंक्रीज को मैच नहीं करते। ये इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व क्लियर हो गया। हाई बैरियर्स टू एंट्री, ये तो आपको पता ही नहीं। बैरियर्स टू एंट्री नहीं पता क्या आपको? कौन कौन से थे? लीगल, स्ट्रेटेजिक, स्ट्रक्चरल। एडवर्टीजमेंट, क्या एडवर्टीजमेंट करती होगी? क्या आपको गाड़ियों की एडवर्टीजमेंट नजर आती है? बिल्कुल नजर आती है। सिगरेट बनाने वाली अभी जो है वो बहुत ज्यादा कंपनीज तो नहीं है, चंद है क्या, ओलिगोपोली की एग्जांपल है। अगर सिगरेट की एडवर्टीजमेंट बैन ना होना तो आपको जगह जगह नजर आए, ठीक है। लेकिन वो पहले एक जमाने में पाकिस्तान में बैन नहीं थी, वो टीवी पे आया था। वो K2 का सिगरेट हुआ करता था, एक गोल्ड लीफ का भी होता था, पता नहीं कौन कौन से होता था। चले, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन।
बताइए क्या कंज्यूमर के पास परफेक्ट नॉलेज होगा? परफेक्ट नॉलेज नहीं होगा, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन की एग्जांपल है। मर्जर्स, ओलिगोपोली स्ट्रक्चर में जो फर्म्स होती हैं, बड़ी फर्म वो छोटी फर्म को कैप्चर कर देती है। मोनोपोली में भी इस तरह होता है, कि मोनोपोली फर्म जो होती है वो अपनी मोनोपोली को कायम करने के लिए नई आने वाली फर्म्स को खरीदने की, पहले तो उनको मार्केट से आउट, पहले तो बैरियर के जरिए से वो कोशिश करते हैं मार्केट में एंट्री ना हो, है तो आउट हो जाए, अगर ना हो सके तो फिर क्या करते हैं, हम उनको बाय कर लेते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह ओलिगोपोली स्ट्रक्चर में भी बड़ी फर्म छोटी फर्म को बाय करते हैं। मर्जर्स कॉमन है ओलिगोपोली में। प्राइसिंग एंड आउटपुट, बताइए ओलिगोपोली के केस में दूसरी परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की निस्बत प्राइस ज्यादा होगी कम? प्राइसेस आर हायर यहां पे एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन, या लोअर? और आउटपुट, और अगर मोनोपोली से कंपेयर करें प्राइसेस लोअर और आउटपुट, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा है। जी ये फीचर्स क्लियर है? अगर फीचर समझ आ गए तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेज समझना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। कहते हैं एडवांटेजेस क्या है कि प्राइसेस सेट कर सकते हैं, कैसे? थ्रू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के, अच्छा यहां पे एक चीज में रखिएगा एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ते हुए, इस फर्म के भी और बाकी मार्केट स्ट्रक्चर के भी, जो चीज सप्लाई प्रोड्यूसर के लिए एडवांटेज वाली है वो हो सकता है कंज्यूमर के लिए डिसएडवांटेज हो, और जो कंज्यूमर के लिए एडवांटेज है प्रोड्यूसर के लिए डिसएडवांटेज हो। नॉर्मली जब वो हमें एडवांटेज या डिसएडवांटेज बता रहा होता है उसने इस तरह की क्लासिफिकेशन नहीं की होती कि ये वाला फायदा कंज्यूमर के लिए और ये वाले दो प्रोड्यूसर के लिए, वो मिक्स चलाता है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। तो आपने हैरान नहीं होना एक फैक्टर आए और आपको लगे ये तो सर कंज्यूमर के लिए नुकसान की बात है, कंज्यूमर के लिए, लेकिन उसने एडवांटेज में क्यों लिखा? प्रोड्यूसर को सामने रख। और जब डिसएडवांटेज पड़े आपके हो सर ये तो फर्म के लिए डिसएडवांटेज है लेकिन कंज्यूमर के लिए फायदे की बात है, तो लेकिन उसे डिसएडवांटेज में क्यों लिखा? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से शब्द है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है? अगर कोई चीज प्रोड्यूसर या कंज्यूमर में से किसी एक के लिए भी डिसएडवांटेज की है वो डिसएडवांटेज में आ जाएगी, और अगर कोई एक चीज प्रोड्यूसर और कंज्यूमर किसी एक के लिए भी एडवांटेज की है एडवांटेज में आ जाएगी। कह रहा है क्या प्राइस सेट कर सकते हैं थ्रू एग्रीमेंट? कह रहा है बिल्कुल, ये एडवांटेज हो गया। हाई बैरियर्स टू एंट्री, ये तो कंज्यूमर के लिए नुकसान की बात है, प्रोड्यूसर के लिए तो फायदे की बात है ना। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, प्रोड्यूसर के लिए तो फायदा। इसका मतलब हुआ परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट अर्न करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। और ओलिगोपोली और मोनोपोली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। प्राइस कंपैरिजन इज इजी फॉर कंज्यूमर, कैसे? 4-5 तो फर्म्स हैं, प्राइस पूछ के कंपैरिजन कर लेगा। प्राइसेस आर स्टेबल, एग्री करते हैं इससे? कि ब्रैकेट में मुझे कोई चीज लिखनी चाहिए, प्राइसेस आर स्टेबल। हाँ जी, कोलूसिव ओलिगोपोली में, इनक्लूसिव ओलिगोपोली में, नॉन कोलूसिव में ये प्राइसेस स्टेबल नहीं रहेंगी बल्कि प्राइस वार छिड़ जाएगी। डिसएडवांटेजेस, कह रहा है प्राइस सेटिंग डिसएडवांटेज, उसके लिए फायदे की बात है एग्रीमेंट के जरिए से प्राइस सेट करना, इसके लिए फायदे, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए नो इंसेंटिव फॉर प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं। क्यों नहीं? कहते हैं हम ऑलरेडी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है, जरूरत ही नहीं। यही कंसेप्ट तकरीबन यह है लैक ऑफ इनोवेशन में। खुद भी इनोवेशन नहीं करते, कोई नई फर्म अगर नया आइडिया लेके आए उसको भी मार्केट में एंटर नहीं होने देंगे। क्यों नहीं? हाई बैरियर ऑफ एंट्री, प्राइस वार छिड़ सकती है। प्राइस वार तो लेकिन कंज्यूमर के लिए अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी बात है लेकिन वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। जी कुछ समझ आया आपको?
एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। चलिए अच्छा नहीं, 1 मिनट आ रहे, एंड पे 2 मिनट में जरा मैं फीचर्स की, बाकी नहीं पूरे लेक्चर के नहीं, फीचर्स है, मैं फीचर्स की क्विक रिवीजन करवाना चाह रहा हूं। बताइए आप फ्यू लार्ज सेलर समझ आए? ओलिगोपोली में सेलर चंद एक होंगे, बड़े होंगे 5, 7, 8। प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट होती हैं, कंज्यूमर एक से दूसरे को शिफ्ट हो सकता है प्राइस की वजह से। कार्टेल और प्राइस वार का क्या मतलब है? ओलिगोपोली में अगर एग्रीमेंट कर लिया जाए कि हम प्राइस फिक्स कर देते हैं, वो कार्टेल होगा। और अगर वो प्राइस फिक्स ना करें, नहीं आप अपना बिजनेस करो, हम अपना बिजनेस करेंगे, प्राइस वार, नॉन कोलूसिव में। अच्छा, इंटरडिपेंडेंट होना और इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व होना, ये समझ आ गया? इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या है? ओलिगोपोली की फर्म अपनी प्राइस डिसाइड करने के लिए दूसरी फर्म के प्राइस पे डिपेंड, उन पे नजर रखती है, फिर अपनी प्राइस डिसाइड करती है क्या रखेंगे। और इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है? कि उनका अपना जो प्राइस होती है, डिमांड कर्व कह लें, एवरेज रेवेन्यू कह लें, प्राइस कह लें, वो एक ही शेप नहीं होती जैसे मोनोपोली की या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन की थी। उनमें एवरेज रेवेन्यू या डिमांड कर्व या प्राइस कर्व आप देखें ना, वो एक ही शेप होती थी, या हॉरिजॉन्टल है या वो वर्टिकल नहीं, डाउनवर्ड है, लेकिन शेप एक ही होते थे। ओलिगोपोली में शेप चेंज होती है दरमियान में, क्योंकि हाई प्राइस पे शेप कुछ और होगी, लो प्राइस पे। रीजन क्या है इंडिटरमिनेट डिमांड कर्व की? क्योंकि ओलिगोपोली की फर्म लो प्राइस को तो मैच करती है, हाई प्राइस को मैच नहीं करते। हाई बैरियर्स टू एंट्री है, एडवर्टीजमेंट है, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, ये कॉमन है, मर्जर है, प्राइसिंग एंड आउटपुट, ये सिंपल है। ये शुरू वाले पॉइंट जो थे ये ज्यादा अहम थे, पहले 5। क्लियर? घर से रीडिंग करके आइएगा, कल इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे।